महिलाओं के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। हम अपनी सारी जिम्मेदारियां भले ही घर की हो या दफ्तर की हो पूरी शिद्दत से निभाती हैं, लेकिन यही होम मैनेजर्स जब पर्सनल फाइनेंस की बात आती है तो जरा पीछे रह जाती हैं। बचत करने में माहिर महिलाएं पैसे तो बखूबी संभाल लेती है, लेकिन इसे कहाँ लगाना है, कहाँ निवेश करना है, इस पर कैसे अच्छा रिटर्न कमाना है, इस मोर्चे पर मात खा जाती है। ऐसे में काम आते हैं हम, योर मनी, आपका पर्सनल फाइनेंस का गाइड और आपका फेवरेट शो योर मनी फिलहाल आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज विमेन स्पेशल शो में हमारे साथ है रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा। आपका स्वागत है हर्ष शो पे। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्या है खास आज के शो में। वर्किंग वुमेन कैसे बेहतर ढंग से करें फाइनेंशियल प्लानिंग, बेटी की शादी के लिए महिलाएं कहां करें इन्वेस्ट, महिलाओं के लिए इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे आज चर्चा, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। और हमारी पहली दर्शक कोलकाता से रिंकी कारमोरकर जुड़ रही हैं। नमस्कार रिंकी, बताएं कोलकाता में रहती हैं आप, क्या करती हैं? या नमस्कार, एक्चुअली आई एम वर्किंग इन एन एमएनसी हाउस। ओके, so my question is actually presently I'm earning around 40 to 42,000 in a month. Okay, I mean after deducting everything, and I have spent all my details like 5K I'm investing in mutual fund, which I have started just 2 months back. Okay. And I have around 84,000 annual premium for LIC and PPF is around 40,000 in a year. ठीक है। So my aim is like when now presently I'm 28. When I will be 40, on that time I need at least 50 lakhs because I want to start my own business after that age. अच्छा. So this is my goal actually. So I just like to know all this which I'm continuing. This is okay or not? And at the same time, the LIC policy which I'm continuing, is it okay to continue all, or can I deduct something from my insurance? बिल्कुल रिंकी, आपके पोर्टफोलियो पर हम जरूर डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। ये बताइए कि आपने जो SBI ब्लू चिप और UTI MNC फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है, ये आपने कोई खास रिसर्च की है अपने आप या किसी आर्थिक सलाहकार से आपने राय मशवरा लेके ये फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं? नहीं, टोटली मैं ये आप लोगों का मतलब चैनल देख के ये ली हूँ, बट UTI MNC मैं खुद ली हूँ थोड़ा मतलब रिसर्च करके। अच्छा, और आप जो है यहाँ पर 68,000 रुपए सालाना डालती हैं। जीवन आनंद, जीवन सरल एंडोमेंट प्लान है, न्यू बीमा, गोल्ड और मनी बैक पॉलिसी। आपने तो यहाँ पर LIC का अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है। किसने आपको सलाह दी है इतना तमाम इकट्ठा करने के लिए LIC की पॉलिसीज को? रिंकी, यहाँ इनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क फिलहाल टूट गया है। लेकिन हर्ष, काफी इंटरेस्टिंग है रिंकी का पोर्टफोलियो। 28 साल की है और एक गोल इन्होंने लाइनअप किया हुआ है खुद का बिजनेस शुरू करने का। 50 लाख रुपए इन्हें चाहिए 40 साल के बाद, और काफी कुछ निवेश कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से काफी स्कैटर्ड है इनका निवेश। उन्होंने RD भी कर रखी है और साथ ही ये किसी चीज की EMI भी भर रही है, पर्सनल लोन की। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि उन्होंने किस चीज के लिए लिया है। रिंकी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है? हाँ। अच्छा, और आपकी ये EMI अभी कब लिया है और कब तक चलेगा? ये जस्ट 6 months हुआ है, अनदर 4.5 years से चलेगा। मैं जान सकती हूँ किस चीज से मुतल्लिक आपने लिया है ये लोन? ये जस्ट मेरी होम रिनोवेशन के लिए मैं ली थी। होम रिनोवेशन के लिए आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है और साथ ही आप PPF में भी निवेश करती हैं। हर्ष, सबसे पहले तो मैं LIC की जो उन्होंने पॉलिसी इकट्ठा कर रखी है उसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगी। क्या रणनीति आपको लगता है इन्हें तय करनी चाहिए, और जहां इनका पैसा बहुत ज्यादा LIC की पॉलिसीज में जा रहा है, कितनी जरूरी है, कितनी नहीं जरूरी है? इन्होंने क्लियर किया है कि ये सिंगल है, इनकी कोई डिपेंडेंस नहीं है हालांकि एज ऑफ नाउ। एज 28 ईयर्स है और इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो इन्हें 12 साल बाद एट द एज ऑफ 40 इन्हें 50 लाख रुपए चाहिए। अगर हम इनके पूरा इन्वेस्टमेंट, रिंकी, अगर हम आपके पूरा इन्वेस्टमेंट पैटर्न देखें, आपका जो हर साल का जो सेविंग्स हो रहा है वो है 1,08,000 रुपीज, और उसमें आप 84,000 आप इंश्योरेंस की प्रीमियम्स भर रहे हैं। एग्जैक्टली। जो आपकी ट्रेडिशनल पॉलिसीज एंड यूलिप दोनों मिला के जा रहे हैं। आई डोंट थिंक कि पोर्टफोलियो आपको 50 लाख रुपीज 12 साल बाद दे पाएगा। जो आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके जो लक्ष्य हैं वो 12 साल आगे हैं।
आपके पास इंश्योरेंस लेने के लिए कोई रीजन नहीं था, बिकॉज आपको डिपेंडेंस भी नहीं है। अगर कई बार ऐसे होता है कि हमने निवेशकों से बात करके देखा है कि वो जो डेट एलोकेशन होता है, जो अपने पोर्टफोलियो में जितना डेट का एलोकेशन होता है उतना वो इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए लेते हैं। लेकिन आपके केस में अगर हम देखें तो एलोकेशन डेट का भी बहुत ज्यादा हो गया है। बिल्कुल। सो गोइंग फर्दर आपको भी एक चीज करना होगा कि आप अपने इंश्योरेंस कंपनी जो LIC है उनसे पता करिए कि आप ये प्रीमियम्स बंद कर सकते हैं क्या, 3 साल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, फिर उसमें अगर सरेंडर वैल्यू क्या है और पेड अप वैल्यू क्या है। हम पूछ सकते हैं कि इनकी पॉलिसी में 3 साल इनके पूरे हो चुके हैं, उसके मुताबिक हम शायद इन्हें गाइड भी कर दें। रिंकी, मुझे बताइए आपकी पॉलिसी की डिटेल्स आपके पास फिलहाल मौजूद है? आपको याद है आपने पॉलिसीज कब ली थी? या जितना भी पॉलिसी है मेरी, अपार्ट फ्रॉम 2 न्यू बीमा गोल्ड, बाकी सबका ही मतलब हो गया, 3 years कंप्लीट हो गया है। 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं हर्ष। ओके, सो रिंकी आपको बहुत क्लियरली है कि आप आगे से इन पॉलिसीज के प्रीमियम आगे भरना बंद कर दें। इनका क्या होगा कि पॉलिसी एक पेड अप स्टेटस पे चली जाएगी। पेड अप स्टेटस ये होता है कि जो भी बेनिफिट्स आज तक पॉलिसी में अक्रू हुए हैं वो फ्रीज हो जाते हैं वहीं पे, और मेच्योरिटी पे आपको उतने पैसे मिल जाएंगे। तो आपके लाइफ कवर भी रिड्यूस हो जाता है। जो बेनिफिट्स आज तक अक्रू हुए हैं वो वहीं फ्रीज हो जाएंगे। आगे प्रीमियम भरना डेफिनेटली आप बंद कर दीजिए। जो यूलिप पॉलिसी है वो अगर आप अभी अगर सरेंडर कर सकती हैं तो उसे सरेंडर कर दीजिए, और इसके बाद आप एक फ्रेश कैश फ्लो इवैल्यूएट करिए। आपके जो अच्छा पार्ट है आपके पोर्टफोलियो में ये है कि आपने बहुत अच्छी तरह एक सेविंग्स बना रखा है। जो आपके कैश फ्लोज हैं उसके अंदर ही आपने सारे खर्चे अपने कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, लोन की सर्विसिंग हो रही है, डे टू डे एक्सपेंसेस निकल रहे हैं आपके। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका चीज कर रखी है आपने। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि आपने गलत जगह पे निवेश कर रखा है। तो इसे जब आप रीवैल्यूएट कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक फ्रेश कैश फ्लो मिलेगा आपको कि हर महीने का आप कितना बचा सकती हैं। ये सारे पैसे जो हैं वो फिर आप एक इक्विटी फंड में निवेश करेंगे, क्योंकि आपके पास 12 साल हैं, और फिर आप एक कौन सी स्कीम्स में करना, कैसे करना, वो शायद आप बाद में हम आपको बता पाएं जब इनका एक फ्रेश कैश फ्लो का स्टेटमेंट हमारे पास आ जाए। हर जैसे कि रेकमेंड किया है हमने कि ये अपनी LIC पॉलिसीज में से निकल सकती हैं जिनमें 3 साल से ज्यादा पूरे हो चुके हैं। क्या उन पैसों को ये अपने लोन को चुकाने में मदद कर सकती हैं, बिकॉज पर्सनल लोन इन्होंने लिया हुआ है अपना? वेल, इनका खाली प्रॉब्लम ये होगा कि इनके अगर 3 साल जस्ट अबाउट कंप्लीट हुए हैं तो जो पेड अप वैल्यू है वो आपके हाथ में आता नहीं। एक सरेंडर वैल्यू आपको अलग से पता करना होगा जिसमें काफी डिडक्शंस होता है, पेड अप वैल्यू से डिडक्ट होता है। तो जो सरेंडर वैल्यू है वो हाथ में आएगा। और अगर जब हम सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं तो इनका बेसिक प्रिंसिपल भी रिकवर नहीं होगा, तो उसमें काफी नुकसान होगा। सो अज्यूमिंग कि इन्होंने जो काफी अमाउंट अपने मतलब सेविंग्स का जो है उसका 80% अब इनका इंश्योरेंस प्रीमियम्स में जा रहा था, 1,08,000 का मंथली ईयरली इन्वेस्टमेंट है, उसमें से 84,000 उनका इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहे थे। तो यहाँ पर ये जो फंड इन्होंने सिलेक्ट किए हुए अपने पोर्टफोलियो में, उन्हें बरकरार रखें, उनमें निवेश अगर हो सके तो बढ़ाएं? नो, एज ऑफ नाउ रिंकी मेरी सलाह आपके लिए रहेगी कि जब आप ये पॉलिसीज जो पेड अप करें और जो यूलिप सरेंडर कर दें तब आपको एक फ्रेश कैश फ्लो मिलेगा। अभी इनकी फिर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, क्योंकि प्रीमियम हम अगर बंद करने बोल रहे हैं तो 84,000 अमाउंट बढ़ जाता है साल का निवेश करने का। तब एक आप फिर से मेल करें हमें, और तब हम आपको फंड की रिकमेंडेशन भी उस कैश फ्लो के बेसिस पे दे सकते हैं। चलिए रिंकी, तो फिलहाल आपको सलाह यही दी जा रही है कि सबसे पहले आपको अपनी पॉलिसीज रोकनी होगी। आप जाके कंपनी से पता लगाएं और बाद में जो फ्रेश कैश फ्लो आपके हाथ में आएगा उसके बाद एक नई इन्वेस्टमेंट रोड मैप, एक नया निवेश रोड मैप हम आपको बता पाएंगे, और उसके मुताबिक आपके गोल्स को अचीव करने का रास्ता भी हम आपको दे पाएंगे। बिकॉज तब आपके पास एक अच्छा खासा कैश फ्लो होगा, निवेश करने की राशि आपके पास बेसिकली हाथ में आ जाएगी, और उसके बाद आपको हम बता पाएंगे कि गोल के लिए आपको कहां कितना निवेश करना है। अपना सवाल हमें फिर से जरूर भेजिएगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी महिला दर्शकों के सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ। वेलकम बैक, योर मनी में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं विमेन स्पेशल एपिसोड, जहां पर हम महिलाओं की निवेश से जुड़ी उलझनों का जवाब दे रहे हैं, और मेरे साथ बने हुए हैं हर्षवर्धन रुंगटा। दिल्ली से अनिता का सवाल लेते हैं और इनके प्रोफाइल के बारे में आपको जानकारी दे दूं। 51 साल की हैं ये, और इन्होंने 10,000 रुपए हर महीना म्यूचुअल फंड में निवेश ये करती हैं। कुछ फंड जो इनके पोर्टफोलियो में आपको बता दें, रिलायंस ग्रोथ फंड है, रिलायंस फार्मा फंड है, DSP PR टॉप 100, HDFC टॉप 200, L&T इक्विटी फंड, रिलायंस रेगुलर सेविंग्स फंड, IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए हैं। किस उद्देश्य से ये निवेश कर रही है उसकी जानकारी इन्होंने हमें नहीं दी है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो पे राय चाहती हैं, और साथ ही कितना राशि ये इकट्ठा करना चाहती है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ठीक है हर्ष, जितनी भी जानकारी है हमारे पास, क्या लगता है आपको फंड सिलेक्शन कैसा है? सबसे पहले तो क्या ओवर डिवर्सिफिकेशन नहीं लगता आपको इनके पोर्टफोलियो में?
एब्सोल्युटली, अगर हम देखें तो बहुत सारी स्कीम्स हैं पोर्टफोलियो में, बट क्योंकि ये ऑलरेडी निवेश कर रही हैं और चल रहा है तो हम चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। पर पोर्टफोलियो में झुकाव रिलायंस की तरफ थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, और इन्होंने थीमेटिक भी उठा रखी है। इन्होंने रिलायंस फार्मा फंड भी लिया हुआ है, जो कि हम अमूमन कहते हैं कि आपको नहीं लेना चाहिए अगर जानकारी ना हो बाजार में चल रहे उतार चढ़ाव की, या इन फंड्स को परफॉर्मेंस को लेकर अगर आप असमंजस में या नहीं समझ पाते तो मत लीजिए। लेकिन अब ये कितनी एक्सपीरियंस्ड है, कब से निवेश कर रही है, उसकी जानकारी हमारे पास है नहीं, तो इसी के लिए हम अज्यूम कर सकते हैं एट दिस मोमेंट कि इन्होंने सोच समझ के लिया होगा, या ये फार्मा सेक्टर को ट्रैक कर सकती हैं पॉसिबली। अगर हम इंडिविजुअली स्कीम्स को देखें तो स्कीम्स ठीक हैं, सिर्फ है कि शायद थोड़ी ज्यादा स्कीम्स हैं, बट क्योंकि आज की तारीख में उनका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रहा है, सो अनीता जी आपको फिलहाल यही सलाह रहेगी कि आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू करते रहिए। सिर्फ ध्यान में रखिए कि जब भी आप निवेश करते हैं ये बहुत जरूरी होता है कि आप एक अपना एलोकेशन इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी जो आपका पोर्टफोलियो उसमें भी आपको एलोकेशन करना होता है। लाइक आप डिसाइड करते हैं कि मुझे X% लार्ज कैप फंड्स में निवेश करना है या मिड कैप फंड्स में करना है, फिर आप उसी कैटेगरी के फंड सिलेक्ट करते हैं। आपने अभी जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि जो पॉपुलर नेम्स हैं, जो आप बार बार कोई अच्छी स्कीम्स के नाम सुनते हैं तो ऐड करते रहते हैं निवेशक, तो वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि फिलहाल आप अभी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और कंटिन्यूस हो रहा है, आप कंटिन्यू करते रहिए, लेकिन जब आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा तब आप थोड़ा पोर्टफोलियो अपना रिवैल्यूएट उस समय कर लीजिएगा। और अगली बार अनीता जी अगर अपना सवाल आप योर मनी पर भेजना चाहती हैं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर हमें भेजिएगा। अगला सवाल लेते हैं ज्योति शाह का, और मुंबई से इन्होंने अपना सवाल ईमेल के जरिए हमें भेजा है, और अपनी 2 से 3 साल की इनकी बेटी है जिसकी शादी के लिए ये कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहती हैं, और फंड्स की सलाह चाहती हैं हमसे। इन्होंने कुछ निवेश करने की कोशिश भी की है, लेकिन कंफ्यूज हैं फिलहाल कुछ फंड्स को लेकर, जिस पर ये क्लैरिटी चाहती हैं। अच्छी बात इनकी ये है, हर्ष, जो इनका सवाल पढ़कर मुझे लगा, ये कह रही हैं कि ये सबसे ज्यादा रिस्क ले सकती है, मैक्सिमम रिस्क ले सकती हैं, और रिटर्न भी उनको उतना ही बड़ा चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय फंड्स में ये कह रही हैं कि इनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, समझना चाहती है कि अंतर्राष्ट्रीय फंड में कैसे निवेश कर सकते हैं, और क्या उन फंड्स में निवेश करके आपको रिटर्न नॉर्मल जो फंड्स हैं, जो भारतीय फंड्स हैं, उनके मुकाबले क्या ज्यादा मिलेगा। वेल कविता, अगर हम क्वेश्चन देखें बहुत क्लियर है कि उन्हें बहुत हाई रिस्क लेना है। बिल्कुल, माइंड एकदम क्लियर है। हाँ। मुझे बहुत हाई रिस्क लेना है, उसके लिए हाई रिटर्न्स मिलने चाहिए, नुकसान हुआ तो भी चलेगा। इनकी बेटी की शादी 2 या 3 साल बाद है, जिसके लिए इन्हें ये पैसे निवेश करने, तो आइडियली स्पीकिंग हम 2 या 3 साल के लिए इतना हाई रिस्क प्रोडक्ट नहीं बताते, पर क्योंकि इतना माइंड क्लियर है और एकदम क्लियर स्पेसिफिक क्वेश्चन है, सो वी विल रिस्पेक्ट दैट क्वेश्चन। अभी जो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय फंड्स के बारे में बात की, पर्पस एक इंटरनेशनल फंड का अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का ये होता है कि आपको एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। हम रिस्क को अगर मैनेज करना है तो डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली वे टू मैनेज रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन आप जब हम बात करते हैं तो हम लार्ज कैप, मिड कैप, ये कैटेगरीज की बात करते हैं जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में निवेश करते हैं। सो वी टॉकिंग अबाउट जो हम निवेश का बात कर रहे हैं वो ये है कि वो इंडियन इक्विटीज में निवेश होता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल फंड्स की। इंटरनेशनल फंड्स, जब आप पैसे कोई भी एक इंटरनेशनल फंड में निवेश करते हैं तो वो पैसे सीधा जाके वही यूएस, अगर यूएस फंड यूज कर रहे हैं तो यूएस की लिस्टेड कंपनीज में निवेश करते हैं, तो ये डाइवर्सिफिकेशन के पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। 2 स्कीम्स जो इन्हें चाहिए बता सकते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया फीडर, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड, और एक आईसीआईसीआई ब्लू चिप यूएस ब्लू चिप फंड। जो एलोकेशन इन्हें करना है वो एलोकेशन हम, क्योंकि एक एग्रेसिव रिक्वायरमेंट है, लार्ज कैप फंड में 20%, मिड कैप कोई भी फंड में आप 40% कर सकते हैं, इंटरनेशनल फंड में 30% और सेक्टर फंड में 10%। ये बहुत एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो क्योंकि आप ऐसा चाहती हैं। और 2 या 3 साल के पीरियड के लिए हम नॉर्मली सजेस्ट नहीं करते, बट क्योंकि आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आप इस तरह अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बिल्कुल ज्योति जी, आपने चूंकि कहा है कि आप रिस्क ले सकती हैं, इसीलिए आपको इस तरह का पोर्टफोलियो हम रेकमेंड कर रहे हैं, वरना 2 से 3 साल के टाइम होराइजन के लिए इक्विटी की अप्रोच हम किसी भी निवेशक को नहीं देते हैं। आप डेट में निवेश कीजिए क्योंकि आपकी जो समय की अवधि है, टाइम होराइजन है, वो कम है। ब्रेक पे जाने से पहले चलते हैं अपनी सहयोगी प्रज्ञा सिंह के पास, जो बता रही है एचडीएफसी सिक्योरिटीज के इन्वेस्टमेंट टिप्स। फटाफट जान लेते हैं आज की इन्वेस्टमेंट टिप्स। आज की पहली टिप, आपकी सबसे बड़ी पूंजी है आपके कमाने की क्षमता। अगर आप सही सलामत रहे तो कमाई आती रहेगी, इसलिए इंश्योरेंस कवर लेना काफी अहम है। याद रखें, अपने और अपने परिवार की भलाई के लिए डिसेबिलिटी कवर भी जरूर लें। दूसरी टिप,
सफल निवेश के लिए कई चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे अपना लक्ष्य तय करें, अपने प्लान के मुताबिक खर्च और सेविंग करें, निवेश के बारे में जानकारी जुटाते रहें ताकि आप अपने पोर्टफोलियो में जरूरी बदलाव कर सकें। पोर्टफोलियो को मॉनिटर भी करते रहें, ये जानने के लिए कि रिटर्न मिल भी रहे हैं या नहीं। जरूरत पड़ने पर आप किसी प्रोफेशनल सलाहकार की मदद भी ले सकते हैं। आज की तीसरी टिप यह है कि लंबी अवधि का निवेश कई मायनों में फायदेमंद होता है। जैसे आपको डिविडेंड मिलता रहता है, निवेश पर ध्यान ज्यादा नहीं देना पड़ता है, आपको छोटी अवधि में उतार चढ़ाव सहने की क्षमता मिलती है, टैक्स कम लगता है और रिटर्न बेहतर कमाए जा सकते हैं। चौथी और आखिरी टिप, निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में लिक्विड इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, यानी ऐसे निवेश जो फटाफट कैश में कन्वर्ट हो सके ताकि आप ये रकम इमरजेंसी के टाइम इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए पोर्टफोलियो में ऐसी सिक्योरिटीज को जरूर रखें जिन्हें आसानी से बेचा जा सके। वेलकम बैक। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं जोधपुर से अनामिका का सवाल। इन्होंने ईमेल के जरिए अपना सवाल पूछा है। ये कह रही हैं कि इनकी आरडी मैच्योर हुई है जिसके तहत इनको 80,000 रुपए मिले हैं और अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए 5 साल के लिए पैसे निवेश करना चाहती हैं। HDFC टॉप 200 फंड कैसा है निवेश के लिए जानना चाहती हैं। हर समय कम है, लेकिन आप क्या जवाब देंगे? वेल, एक बहुत अच्छी बात है कि पहले ये रिकरिंग डिपॉजिट इन्वेस्टर थी और आज इन्होंने एक HDFC टॉप 200 में एक SIP ऑलरेडी शुरू कर दी है, तो ये शायद मूव हो रही है फ्रॉम रिकरिंग डिपॉजिट टू इक्विटीज, जो कि अच्छी बात है, जो बहुत अच्छी बात है। अभी इनके पास जो 80,000 रुपीज जो मैच्योर हुआ है और इन्हें ये पैसे चाहिए आफ्टर 5 years फॉर हर डॉटर्स एजुकेशन। सो इनके लिए सलाह ये रहेगी कि आप एक बैलेंस फंड में से निवेश करें जिसका 65% वुड बी इन इक्विटीज एंड 35% डेट में होगा, क्योंकि 5 साल का टाइम होराइजन आपके पास है, तो ये आपके लिए एक कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको देगा। HDFC बैलेंस फंड, इसमें आप निवेश कर सकते हैं और ग्रोथ ऑप्शन चूज करके इसमें आप बने रहें। लमसम निवेश कर सकती हैं पूरे? लमसम निवेश करें तो इन्हें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाएगा। अनामिका, उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। HDFC बैलेंस फंड में आपको 80,000 रुपए निवेश करने की सलाह दी जा रही है। अपने फंड को आपको ट्रैक करना होगा 6 महीने में एक बार। कोई सवाल आपका है तो जरूर भेजिएगा हमें। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा शो पे आने के लिए। और अगर आप भी अपना कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल, कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन के साथ मेरे ट्विटर ID @kavita.th या फिर mf@moneycontrol.com पे भेज दीजिए और हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। नमस्कार।